वेलकम बैक कुछ भी नहीं जनता। आज मेरे साथ मेरे नॉर्मल नॉर्डे लोग नहीं है क्योंकि वो कहीं कहीं अपने काम में बिजी है और स्केड्यूलिंग नहीं बैठ पाई। बट एक ऐसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है जो वो भी कह रहे थे और मेरे अंदर से भी था कि लाइक इस पे डिस्कशन करते हैं। जो एक बहुत ही हीनस क्राइम रिपोर्ट हुआ है बंगाल से, एक यंग डॉक्टर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट एंड देन मर्डर, जो काफी लंबी ड्यूटी कर रही थी उस। तो उसने एक लाइक ऐसे अ, बड़ा एक इशू बन गया है जो बनना भी चाहिए, और दो और उससे ऐसी चीजें बाहर निकल के आई हैं जो डॉक्टर्स डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड में तो लोग फील कर रहे थे काफी टाइम से, बट हम जैसे मैं तुम जैसे नॉर्मल लोग जिनको इतना डील नहीं करना पड़ता उस वर्ल्ड से, क्योंकि हमारी अपनी खुद की दुनिया जिससे हम डील करते हैं, उनको पता नहीं था ऐसी कुछ न्यूएंसेस। तो इसलिए फिर मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जो इस वर्ल्ड से थोड़ी सी नॉलेजेबल है। ब्रो, तू अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी एक बार? तू कौन है और क्यों रेलेवेंट है इस डिस्कशन से? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी है। मैं करंटली एक रेजिडेंट डॉक्टर हूँ साइकेट्री डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ अभी सेकेंड ईयर। और मुझे लगा कि इस बारे में जैसे डॉक्टर्स के बीच में तो सबको पता ही है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबको अवेयरनेस है। पर मेरे को लगा कि यहाँ पर आना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए ताकि और चीज़ें और एस्पेक्ट्स जो है इस चीज़ के बारे में पता चले सबको, जो इस कम्युनिटी से नहीं है, मेडिको नहीं है, नॉन मेडिको हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले कि क्या एक्चुअल में क्या इंसिडेंस था और क्यों इतनी बड़ी बात बन चुकी है अभी ये करंट। और हम कुछ भी वाले वैसे भी इतने जेनरस है कि इन लाचार डम एसेस को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि हाँ, बात कर लो तुम कुछ। तूने कहा तू रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब? रेजिडेंट मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी परस्यू कर रहा है। बेसिकली रेजिडेंट डॉक्टर क्यों कहा जाता है? रेजिडेंट डॉक्टर इसलिए बिकॉज आपका वहाँ पर आप 24/7 यू शुड बी अवेलेबल। आपका वो रेजिडेंट है, हॉस्पिटल इज योर रेजिडेंस, यू हैव टू स्टे देयर, you can be called at any hour for any work. So basically मेडिकल प्रोफेशन में भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसको हम MBBS कहते हैं, जो कि 5.5 ईयर्स की होती है। उसके बाद में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का जो होता है वो 3 साल का कोर्स रहता है, और 3 साल में आपको हॉस्पिटल में अपॉइंट किया जाता है फॉर 3 years इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच यू आर स्पेशलाइजिंग इन। और वहाँ पर आपको पेशेंट्स से डील करना है, वहाँ पर ड्यूटी करनी है, प्लस आपका जो एकेडमिक्स है वो साथ साथ चलता रहेगा ताकि आप एकेडमिकली भी सीखो, आप पेशेंट भी देखते जाओ, क्योंकि आपको इवेंचुअली वही करना है 3 साल बाद। तो बेसिकली स्पेशलाइजेशन का प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो जैसे मैंने बताया कि मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में अभी परस्यू कर रही हूँ और मेरा अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। जिनकी हम बात करने वाले हैं आज वो भी सेकेंड ईयर में थी, वो चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट से थी। तो 3 साल का प्रोग्राम रहता है और 3 साल में आप हॉस्पिटल में रहते हो। आप वहाँ पे रेजिडेंट क्यों रहने चाहिए हो? लाइक क्योंकि आपको इमरजेंसी देखना सिखा रहे हैं, क्योंकि यू आर स्टिल लर्निंग, राइट? यू आर नॉट अ फुल फ्लेज डॉक्टर। मतलब टेक्निकली यू आर बिकॉज यू हैव योर यूजी, बट तू डॉक्टर है, लेकिन तेरे को इमरजेंसी देखना भी सिखा रहे हैं। तेरे को सीखने के लिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए तेरे को रात को 3 बजे अवेलेबल क्यों होना पड़ता है? तो बेसिकली ये रहता है कि जितने भी जैसे हमारे एक साल में जितने भी सीट्स होती है पोस्ट ग्रेजुएट्स की, उनकी रोटेशन वाइज ड्यूटी लगती है सबकी। ऐसे नहीं आपको एक ही रेजिडेंट को 24 घंटे या 24/7 अवेलेबल होना है, वो रोटेशन वाइज रहता है। और वो क्यों रहता है? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं सपोज एक किसी डिपार्टमेंट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी की मैं बात करूँ, तो एक रेजिडेंट डॉक्टर को सिखाया जाना चाहिए और सिखाया जाता है। मोटिव ये है कि उसको पता होना चाहिए कि ओपीडी में कोई पेशेंट आएगा, वहां से लेकर के वो आपके पास एडमिट हुआ, वहां से लेकर के वार्ड में, वार्ड के बाद में आपने उसको ऑपरेट करा, वहां से लेकर के अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो वार्ड में वो शिफ्टेड है तो आप क्या करोगे, वो सिखाने के लिए। दूसरी चीज है, अगर आप इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है या ट्रॉमा में आ रहा है तो आपको वो सिखाने के लिए। प्लस अगर कोई पेशेंट आईसीयू शिफ्ट हो चुका है कॉम्प्लिकेट होकर के,
वहाँ पर कैसे आप डील करोगे वो सिखाने के लिए। तो आपको, और इसके अलावा आपको रेफरेंसेस देखने हैं। कोई दूसरे डिपार्टमेंट से कोई इमरजेंसी कॉल है या कुछ भी है, तो आप जाकर के कैसे डील करोगे। काम बेसिकली ये है कि आपको पेशेंट सिर्फ एक जगह पर एक सिचुएशन में तो नहीं मिलेगा, आपको तो कैसे भी मिल सकता है, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में। तो आपको वार्ड में भी पता होना चाहिए, आना चाहिए मैनेज करना। आपको ओपीडी में पेशेंट आया आपके पास, तब आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपको ओटी करना आना चाहिए, पोस्ट ओटी केयर करनी आनी चाहिए। तो बेसिकली आपको सारे एस्पेक्ट्स सिखाने के लिए, सारी सिचुएशंस बताने के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है नाइट ड्यूटीज में, 24 आवर इमरजेंसीज में, ट्रॉमास में। मेक सेंस कि तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा स्टेक्स स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई है जब तुम इवेंचुअली अपने आप से जाओगे कि तुम्हें वॉर रेडी रहना पड़ेगा कि किसी भी टाइम किसी भी टाइप का सिचुएशन आए तुम रेडी हो और तुमने वो पहले देख रखा हो, तुम वहाँ पे हक्का बक्के नहीं रह जाओ, राइट। तो ये जो अभी केस हुआ जिसकी वजह से अपन बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर विक्टिम है, ये भी रेजिडेंट डॉक्टर थी कि ये यूजी थी, पीजी थी, क्या थी? ये रेजिडेंट डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर इनका चल रहा था, फर्स्ट ईयर हो चुका था, सेकेंड ईयर भी आधा हो चुका था। और बेसिकली हाफ ऑफ द रेजिडेंसी अच्छा। हो चुकी थी। और टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में थी ये, वेस्ट बंगाल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अपॉइंटेड थी। तो ये एक्चुअली अगर किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स को नाइट ड्यूटी करनी होती है, एज इन उस रात अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी आती है तो दे आर द सोल रिस्पॉन्सिबल, दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिनके पास पूरी स्किल्स है उस सिचुएशन से डील करें, उस मेडिकल इमरजेंसी से डील करने के लिए। तो वो 24 घंटे अपना नॉर्मल ड्यूटी देते हैं, उसके बाद वो रात भर अवेलेबल होते हैं इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ। तो अब क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 36 घंटे आप लगातार अपने फुल एफिशिएंसी पे काम कर पाओ बिना रेस्ट के, तो जनरली हॉस्पिटल्स में ही वो रुकते हैं, और हॉस्पिटल्स में ऐसे रेस्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे वो जब कोई इमरजेंसी नहीं हो तो वहाँ पे जाके वो रेस्ट कर सके, ताकि एकदम से कॉल आए तो दे आर अवेलेबल नियर बाय ओनली। बट अगर कोई कॉल नहीं आ रहा है तो दे आर रेस्टिंग, विच इज एफिशिएंट इन माई सेंस। तो वो इस सिचुएशन में वो एक रेजिडेंट डॉक्टर जिनके पास ये एरिया अवेलेबल नहीं था उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे वो सेफली रेस्ट कर पाए, तो वो एक सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी। माइंड यू, एक डॉक्टर जो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जिसमें एम्प्लॉयर ने बहुत खर्चा कर लिया है और वो एम्प्लॉयर के लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि उसके पास इतने लोग हैं नहीं उस स्किल के, उसको वो सिक्योरली सेफ हाउस नहीं कर पा रहा था रात के टाइम जब वो इमरजेंसी ड्यूटी करती है। तो वहाँ पे कोई ऐसी रैंडम अनसोशल फकअप आता है, और then that guy is now accused of raping her and killing her. I mean, that guy is accused, but it has been confirmed that she was raped and she was killed. और सुबह लोग उस बॉडी को डिस्कवर करते हैं, और फिर then this whole case, then the police is like saying, पुलिस इनिशियली कहती है कि सुसाइड था। The principal of that college was also like little बिकॉज उसके पहले भी कुछ कंप्लेंट्स थी उस प्रिंसिपल की, और वो प्रिंसिपल भी फर्स्ट कांटेक्ट में ही कहता है कि सुसाइड था। क्योंकि वो सब अपने अपने आप को बचाने पे लग जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो। और उस प्रिंसिपल के कुछ गवर्नमेंट से भी कनेक्ट्स थे, बट ऐसा होता है, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला होता है क्योंकि इतनी वैल्यूएबल चीज़, एक इतना वैल्यूएबल एसेट खोया है इस देश ने, एंड देन फॉरगेट अबाउट हर फैमिली, हर लव्ड वंस। और तो ये जब इतना बड़ा इश्यू बनने लगता है तब लोग एक्शन पे आते हैं, और एक एक अक्यूज को अरेस्ट करते हैं। उस प्रिंसिपल को पहले सस्पेंड करते हैं, पहले मतलब उसको उस हॉस्पिटल से हटाते हैं, और फिर दूसरे हॉस्पिटल पे अपॉइंट कर देते हैं। दूसरे हॉस्पिटल वाले, वहाँ के जो डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो कहते हैं कि यहाँ नहीं चाहिए हमें, ये भगा यहाँ से। फिर उसको इवेंचुअली सस्पेंड कर देते हैं शायद, ऐसा कुछ और हुआ है जो। और जब जब इतनी गंदी सी चीज होती है तब लाइक ये पॉलिटिशियन आ जाते हैं गिद्ध की तरह लाश को खाने। अब दोनों तरफ के पॉलिटिशियन, तीनों तरफ के पॉलिटिशियन, बंगाल के पॉलिटिशियंस और कांग्रेस और बीजेपी तो होते ही हैं, ये आ जाते हैं कि अपने अपने कुछ कुछ कहने के लिए। तो काफ़ी एक ऐसी डेलिकेट सी सिचुएशन हो चुकी है जो अभी भी डेवलप हो रही है, क्योंकि जब तू मेरे को बता रही थी कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक अक्यूज नहीं था, मल्टीपल अक्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक को एज अ स्केपगोट यूज करके बाकियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
पुलिस और जो सेमिनार हॉल था वहाँ पे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई है। अब ये पता नहीं कि ये अफ़वाहें हैं, क्योंकि इस टाइम पे अफ़वाहें भी आती हैं कि ये फैक्ट्स है। वो एविडेंस सेमिनार हॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया गया, लेकिन टेलीग्राफ जो एक अखबार है उसमें ऐसा था कि सीसीटीवी फुटेज एक्चुअली पेरेंट्स को और जूनियर स्टूडेंट्स के, जूनियर डॉक्टर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव को एक्चुअली दिखाया तो था, लेकिन दिया नहीं था उनको। और पुलिस कह रही है कि हम दे नहीं सकते, एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है तो हम ऐसे एविडेंस वगैरह दे नहीं सकते। और अगेन दैट प्रिंसिपल इज नाउ अक्यूज्ड ऑफ disclosing the identity of the victim, which according to Supreme Court is a crime in sexual assaults. So again, this is another delicate situation. तो काफी ऐसे एकदम से लाइक हिला देने वाला एकदम से केस निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से नाउ वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, देन इवेंचुअली दैट compassion led other doctors to protest from different states. तो अब बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो मैं जब ऐसे बात सोच रहा था तो एक निर्भया वाला पैरेलल सा मेरे दिमाग में आया कि देन दैट हीनस क्राइम इन एट दैट टाइम, वो सिर्फ वो क्राइम इनकी मतलब बड़ा इनफ था, इज वाज बिग इनफ कि लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दे। बट सिर्फ उस क्राइम की वजह से नहीं हुआ, लोगों ने पहले होने दिया होने दिया होने दिया होने दिया, जब वो पहले से ही लाइक बहुत ऐसे दुखी थे, किसी चीज से ओप्रेसिव फील कर रहे थे, उनको लग रहा था कि सिस्टम उनको ठीक से नहीं डील कर रहा है, नहीं हैंडल कर रहा है। और फिर जब ऐसा हो जाता है दैट दिस वाज द लास्ट स्ट्रोक दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, राइट, कि अब ये बहुत ही ज्यादा हो गया है भाई। तो पहले वाला एंगर भी एकदम से फट के आने लग गया, है ना। मतलब यू फील द सेम, और या फिर मैंने कुछ मिस किया, कुछ ऐड करना चाहेगी, या फिर शुड आई कंटिन्यू? नहीं काफी कुछ तूने ऑलराइट, सही बताया तो इसके बारे में। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ जो मुझे चीजें पता है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली 8 अगस्त की बात है, और वो 36 आवर ड्यूटी पर थी अपने, जो रेजिडेंट डॉक्टर थी। और जब उसने 1 बजे 1:30 पोस्ट मिडनाइट उसने अपने जूनियर्स के साथ में खाना वाना खाया, अच्छे से कॉन्वर्सेशन करी है, फिर जब वो डिसमिस हो गया उसके बाद में 3 बजे के आसपास वो सोने गई। जो ये इंसिडेंट्स है ये क्लेम कर रहे हैं कि 3 AM से 6 AM के बीच में हुई है। जो बॉडी डिस्कवर हुई है वो सुबह 11:30 बजे हुई है। अच्छा, और उसके बाद में पहले ये यही लग रहा था कि रेप और मर्डर है। और उसके बाद में जब चीजें थोड़ी सी और अनफोल्ड होने लगी, पहला अटेम्प्ट जो पुलिस ने जो कवर अप का था वो ये कि पुलिस की स्टेटमेंट थी कि ये सुसाइड है, जबकि बहुत क्लियरली वो ऐसे सिचुएशन में थी कि वो क्लियरली पता चल रहा था कि क्या हुआ है। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट था टू कवर अप कि वो फीमेल डॉक्टर वो साइकोटिक थी, वो उसको जरूरत क्या थी सेमिनार हॉल में जाने की रात के 3 बजे, डिस्पाइट ही न्यू कि वो अपनी ड्यूटी पर थी। फिर उसके बाद में जब ये चीजें नहीं काम करी, लोगों को लगा कि कुछ फिशी है, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। उसके बाद में पोस्टमार्टम में जो है रेप और मर्डर का कंफर्मेशन आया। उसके बाद में जब ये चीजें कवर अप करने की कोशिश करी थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है हाइड कर रहे थे या अच्छे से नहीं बता रहे थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये था और सीमेन पाया गया था और प्राइवेट पार्ट्स इंजर्ड थे, आईज ब्लीडिंग, सब कुछ मतलब जो जो उन्होंने फाइंडिंग थी उन्होंने रिवील कर दिया सोशल मीडिया पे जानबूझ करके, क्योंकि उन्हें भी लगा कि चीजें जो है यहाँ पर खत्म हो सकती हैं। इसके अलावा वहाँ पर और इसके अलावा उन्होंने जो है न्यूज़ चैनल में आकर के या वीडियोस वगैरह में उन्होंने बताया कि क्लियरली बताया कि वहाँ पर रेप था और उसके बाद में मर्डर था। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट हम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे कि वो रेप और मर्डर था और सिर्फ कोई एक इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। फिर जब लगा कि चीजें हाथ से बाहर जा रही है, सुसाइड नहीं बोल सकते इसको, कुछ और नहीं बोल सकते, तो इन्होंने एक स्केपगोट ढूंढा, जिसका ये था कि वो कोई बेसिकली संजय रॉय नाम का था, कोई सिविक पुलिस वॉलंटियर था जो वहाँ पर, और हॉस्पिटलाइज पुलिस कांस्टेबल्स थे या जो लोअर रैंक के पुलिस थे, उनके साथ में उसको अपॉइंट किया गया था उनकी टेक केयर के लिए। तो वो वहाँ पर घूम रहा था और वो काफी बार उस हॉस्पिटल में अपॉइंट हो चुका है इसी काम के लिए, लाइक उसकी इस तरह की ड्यूटी रही है। तो उसको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही न्यू था या फिर उसको बिल्कुल ही आप डिस्कार्ड कर सकते हैं या सस्पेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसको चीज़ों का पता भी था।
तो वो वहाँ पर ही था, प्लस वो उसको सीसीटीवी में देखा भी गया कि वो उस दौरान वहाँ पर गया, 40 मिनट बाद आया, उसका ब्लूटूथ का जो वो था हेडसेट वो वहाँ पर मिला नहीं वापस आते टाइम। फिर वहाँ पर जो ब्लूटूथ का वो मिला था उसे, उसका फ़ोन जब कनेक्ट किया गया सस्पेक्ट्स को बुला करके, तो उसका फ़ोन भी कनेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें, और उसने बहुत ईज़िली विदिन हाफ एन आवर 40 मिनट्स उसने ये भी मान लिया कि हाँ, मैंने ही क्राइम करा है, मुझे फांसी लगा दो, उसी दौरान। हालाँकि अच्छा। और फिर उसके बाद में उसकी जो है बैकग्राउंड को भी उछाला गया कि इसकी मल्टीपल वाइफ्स रह चुकी हैं, इसकी पोर्नोग्राफी की वीडियोज़ इसके फ़ोन में मिली है, तो ये तो खुद एंटी सोशल था, ताकि लोगों को और ज़्यादा भरोसा हो जाए कि यही इंसान था या ये इन्वॉल्व था। बट बात ये है कि सिर्फ़ यही इन्वॉल्व था, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बाद में जब ये पता चला कि उसको जो इतने ब्रूटली अ, इस एक्सटेंट का जो ब्रूटलनेस थी, वो कोई एक सिंगल आदमी कर नहीं सकता। उसके हाथ पे, पैरों पे, गर्दन पे, सब जगह पर हैंड इम्प्रिंट्स थे, जो कि एक सिंगल आदमी साइमल्टेनियसली हाथ भी पकड़ ले दोनों, पैर भी पकड़ ले और साथ में जो है सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर ले, साथ में थ्रॉटलिंग भी कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, जो सीमेन का अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 160 ग्राम मिला है, जो कि एक सिंगल मेल इजैकुलेट कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि मोर देन वन पर्सन वाज़ इन्वॉल्व्ड। अब जो बाकी लोग हैं, उनको सेव करने के लिए चीज़ें कुछ अलग चल रही हैं। बाद में ये हुआ कि जो है अ इसके जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की भी कोई या तो कहीं से इन्वॉल्वमेंट था या जो भी था, प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। उसकी जगह जो सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो कि हॉस्पिटल का इंचार्ज रहता है। प्रिंसिपल इज़ बेसिकली आपका जो कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज, उसका इंचार्ज, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है हॉस्पिटल का इंचार्ज। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया हाथों-हाथ। प्रिंस क्योंकि एक तो उसने स्टेटमेंट ऐसी दी, तो लोग वैसे ही उसका एलिगेशन लगा रहे थे उस पर, उसको मतलब बोल रहे थे, तो इसीलिए। तो ये भी चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी सही नहीं है। इसके अलावा वहाँ के जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ ऐसी चैट वगैरह भी ग्रुप पर आई थी, जो कि मैं कंफर्म तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन उस चैट वो कहाँ की थी, लेकिन ऐसा बोला गया था कि वहीं के जो ग्रुप चैट्स थे वो, जिनमें उन्होंने कुछ ऐसे 4 मेल इंटर्न्स के ही नाम बताए हैं, जो कि ऐसा मतलब शायद इसमें इन्वॉल्व हो अच्छा। सकते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की गई है, ताकि ये चीज़ें इस तरह से। तो जब ये सब देखा गया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग चल रही हैं जो यूजुअल से, और चीज़ें फैब्रिकेट करी जा रही हैं, उल्टे-सीधे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तब वो जो एग्रेशन है वो फिर वापस जो है इतना बिल्डअप हुआ। तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी है कि लाइक ठीक से इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे, और एक वो एजिटेशन सा भी है कि लाइक बहुत बुरी हालत में रख रखा है इसको। एक तो कि ये वो होने क्यों दिया, सेफ्टी क्यों नहीं थी। ऐसा आ रहा है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड थे थ्रू आउट हॉस्पिटल उस टाइम पे। जब ये सब हो गया तो सुबह 9 थे, उस टाइम पे 2 थे, रात को सुबह 9 थे। तो एक ये आ रहा है कि मतलब ऐसा होने कैसे दिया गया, मतलब पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद जब हो गया तो अक्यूज को, और जो जो जिन्होंने किया है ये, उनको पनिश क्यों नहीं कर रहे। तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से एकदम से इतना वो हो गया है, राइट। और हाँ, बेसिकली पहले भी ऐसे केसेस अब तेरे थ्रू या फिर बहुत। बेसिकली क्या है ना कि हर कोई इमेजिन कर पा रहा है खुद को वहां पर। अगर एक फीमेल डॉक्टर होकर मैं ये बात बोल सकती हूँ कि मैं खुद को इमेजिन कर पा रही हूँ कि हाँ, मैं भी इस सिचुएशन में हो सकती थी बहुत इजीली, क्योंकि हमारा रेजिडेंट डॉक्टर का तो स्पेशली हॉस्टल या रूम से ज्यादा जो टाइम है वो हॉस्पिटल में रहता है, गुजरता है। तो वो सेकंड होम भी नहीं, वो फर्स्ट होम बन चुका है हमारा। और अगर ये ऐसी बात होगी कि कोई घर में घुस करके कुछ भी करके बहुत इजीली एस्केप होकर के जा रहा है, वो चीज़। और क्योंकि आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ड्यूटी करना है, आप बचोगे थोड़ी, आप ऐसे थोड़ी कह दोगे कि नहीं हम नहीं करें, आपको ड्यूटी पर तो जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत नेसेसरी मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतना एजिटेशन है। और सिर्फ बात क्या है, अभी रेप है, मर्डर है, तो वो तो बहुत ही हीनियस क्राइम हो गया, लेकिन इससे पहले भी बहुत मल्टीपल बार ऐसी वीडियोस, फोटोज और सब आए हुए हैं वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, और कोई किसी को हिट कर रहा है, कोई कुछ गालियां दे रहा है। दिल्ली में एक दो वीडियोस आई थी जिसमें आईसीयू में फीमेल डॉक्टर्स थी, उनको जो है कोई अटेंडेंट वो गालियां दे रहा था।
और वहीं पर वीडियोस बना रहा था। एक कोई जयपुर की कोई ऐसी वीडियोस थी जो आप बिना कंसेंट के उनको वीडियोस बना रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। और जहाँ तक बात सिक्योरिटी गार्ड का तो इश्यू हर जगह पर है ही। वो रात को जो 2 हैं वो भी पूरी सेन है या नहीं वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को कोई देखता ही नहीं। आधे से ज़्यादा बार सिक्योरिटी गार्ड खुद इंटॉक्सिकेटेड होते हैं या खुद ऐसी हालत में होते हैं कि वो जो हमें उनसे बचने की ज़रूरत लगने लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे, और प्लस कोई वॉच नहीं है ना हॉस्पिटल में, आप कितनों को रोकोगे? आप किसी को रोक थोड़ी सकते हो कि हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हो। चाहे कोई भी है हॉस्पिटल में तो एंट्री आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार है तो, अगर कोई कह भी रहा है मेरे को मैं बीमार हूँ, तो हॉस्पिटल में तो आप आओगे, साथ में अटेंडेंट भी आएंगे, कितनों को रोकोगे? आप रोक नहीं सकते। तो उसके क्या है, शैडो में जो ऐसे लोग आ जाते हैं, कैसे भी लोग आ जाते हैं, वो देखते हैं, दिखते हैं, सिचुएशन एनालाइज करते हैं, और फिर एक दिन उनकी ऐसी हिम्मत हो जाते हैं कि हाँ ये सब कुछ तो बहुत इजीली यहाँ पर करा जा सकता है, ये तो बहुत इजी सिचुएशन है हमारे लिए। ट्रू। और 36 घंटे की ड्यूटी इज नॉर्मल, वो होता रहता है क्या? हाँ, 36 घंटे की ड्यूटीज नॉर्मल 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 बेसिकली हमारा जो रहता है एनएमसी का, वो ये है कि 4 डे ऑफ आपको मिलेंगे, 20 सीएल मिलेंगे आपको मंथ में, 4 डे ऑफ मिलेंगे आपको। लेकिन हर कोई वो डे ऑफ क्लेम नहीं करता, हर कोई वो सीएल भी क्लेम नहीं करता, क्योंकि आपको क्या है, सीएल ऐसे नहीं दी जाएगी, आपको दी जाएगी क्योंकि आपको जब आप रिप्लेसमेंट अपना दोगे कोई। और क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत लिमिटेड ही रेजिडेंट्स हैं, और अगर जहाँ पे नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ज्यादा है वहाँ पर उतना काम भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको लाइक फ्री बैठा है या कोई आपको मतलब ऐसे कवर अप के लिए बैठा ही है। तो एक तो रिप्लेसमेंट करना बहुत बड़ा इश्यू रहता है। दूसरी चीज है कि लोग क्लेम भी नहीं करते, कई डिपार्टमेंट भी डिनाई कर देते कि यहाँ पर नाइट ड्यूटीज नहीं हो रही हैं, तो फिर तुम डे ऑफ भी क्लेम नहीं कर सकते। ऑल्दो 12 घंटे तो हर डिपार्टमेंट काम कर ही रहा है, सुबह जाएगा शाम को वार्ड में जाएगा, ये तो रूटीन हर डिपार्टमेंट में हर रेजिडेंट का है ही। तो डे ऑफ सीएल ये क्लेम नहीं होते, बहुत मोस्टली लोगों की वेस्ट ही होते हैं, कोई क्लेम नहीं करता। इसके अलावा जैसे 36 आर का है, तो वो कुछ डिपार्टमेंट है जैसे जो सर्जिकल डिपार्टमेंट्स हैं या फिर मेडिसिन की भी बात करूँ मैं, तो इनमें क्या ऐसा रहता है कि 24 आपकी ड्यूटी 24 आवर की रहेगी, जिसमें सुबह आपका ओपीडी रहेगा, इसके अलावा आपका वार्ड रहेगा, वार्ड में राउंड कराना होगा, और फिर उसके बाद में आपका शाम में वार्ड का राउंड रहेगा। बीच में अगर आपकी कोई इमरजेंसी होती है तो आपको बुलाया जा सकता है। और नेक्स्ट डे आपको अगर ओटी का डे रहता है, इलेक्टिव ओटी का डे रहता है, तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, जो कि 6-7 घंटे तक चलता है। उसके बाद में आप जाओगे, रूम पर रेस्ट करोगे, इवेंचुअली आप शाम को वापस आओगे, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे का राउंड भी आप ही को कराना पड़ेगा। तो जो उस दिन जो पेशेंट नए आए हैं, आपको उनका वर्कअप करना पड़ेगा, आपको उनके बारे में ब्रीफली सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपका कंसल्टेंट ये नहीं सुनेगा कि सर कल मैं पोस्ट ड्यूटी ऑफ पे था, मुझे इस पेशेंट के बारे में नहीं पता है। आपको नेक्स्ट डे जब आप राउंड पर आओगे तो आपको थोरो होना चाहिए हर पेशेंट के बारे में, क्योंकि कंसल्टेंट आपसे कुछ भी पूछ सकता है उसके बारे में। तो वो एक, तो आप का मतलब आपको खुद हो जाता है कि चले जाते हैं, देख लेते हैं, कल राउंड पर बोलेंगे क्या। तो रेस्ट होकर भी रेस्ट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज है कि जैसे नर्सिंग स्टाफ का रहता है कि ड्यूटी यहाँ से यहाँ तक है, 8 बज गए, ड्यूटी खत्म, उसके बाद में दे आर फ्री। उनको ये नहीं है कि कोई पेशेंट का क्या क्या आउटकम निकला, क्या नहीं हुआ, क्या रहा, क्या नहीं क्या बच गया, क्या रह गया, वो सब उनको इतना उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई रेजिडेंट डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर है, उसका अगर कोई उसने कोई पेशेंट सुबह से लेकर शाम तक मैनेज करा या रात तक मैनेज करा, 8 से 8 बजे तक, उसका फाइनल क्या आउटकम निकला है। ऐसा तो नहीं है कि 8 बजे उसको वो सिक हो गया तो वो ड्यूटी छोड़ करके चला जाएगा। अगर वो सिक हो गया तो वो वहां पर रुकेगा डेफिनेटली, उसके बाद में उसको 9, 10, 11 भी बज जाए तो वो रुकेगा। दूसरी चीज है कि उसका फिर कुछ अगर वर्कअप रह गया है या कुछ और रह गया है, तो फिर वो रूम पर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं उसको फोन करके बुलाया नहीं जा सकता या उससे बात नहीं की जाएगी। उसको बार बार कॉल किया जाएगा कि ये काम इसका हुआ था, नहीं हुआ था, ये सैंपल रह गया था, वो काम नहीं हुआ था। तो वो सब चीजें हैं, और प्लस उसके खुद के दिमाग में भी ये रहेगा कि यार उस पेशेंट का फिर बाद में आउटकम क्या निकला, या क्या रहा है क्या नहीं रहा, या मेरे से तो कुछ गलती नहीं होगी, क्योंकि चीजों के जो है आउटकम बहुत बड़े होते हैं। फिर अगर मान लो आपसे कुछ हो भी जाता है तो एक तो वो रहता है कि आपका रेस्ट भी रेस्ट जैसा फील नहीं होता। मेरे को ये चमक रहा है कि तुम लोग लाइक ओवरवर्क्ड हो, और लाइक सिर्फ हर जगह यही सिचुएशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो ठीक है। तो फिर
इतनी बुरी हालत है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्यों जाना है? इतनी मारा-मारी क्यों है? लोग टेस्ट दे दे दिए-दिए मर क्यों रहे हैं? अगर इतनी बुरी हालत है, तुम्हारा टॉक्सिक इतना कल्चर है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों जाना है फिर? सिर्फ फीस बचाने के लिए? नहीं, सिर्फ फीस बचाने के लिए नहीं, फीस बहुत बाद में आती है बेसिकली पिक्चर में। बात आती है कि अगर आपने कोई स्पेशलिटी ली है और आपको वो उम्र भर वो काम करना है, तो आप चाहते हो उसमें आप परफेक्ट रहो। लाइक जितना हो सकता है आपसे आप उतना सीख लो अपने पेशेंट से। और वो सीखोगे कैसे आप कोई किताबों से नहीं सीख सकते, किताब तो कोई भी पढ़ लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो सीखोगे जब आप वो चीज़ें जो पढ़ रहे हो वो अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई कैसे करोगे? अगर आपके पास मरीज़ ही 4 आ रहे हैं, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? वो 4 मरीज़ जो एक ही बीमारी के आ रहे हैं। ठीक है, आपने एक बीमारी के बारे में पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन आपने बाकी चीज़ें तो नहीं देखी। बाकी दुनिया भर की बीमारियाँ हैं जो आपने नहीं देखी। तो बेसिकली जो पेशेंट का लोड वो बहुत मैटर करता है जब आप आपका मतलब कैसी आपका डिग्री होगी या कैसा जो आपका रहेगा। पेशेंट के लोड के लिए डॉक्टर भी ढूँढते हैं और सीखने के लिए पेशेंट से ज़्यादा बढ़िया किताब कोई और है नहीं एक डॉक्टर के लिए। जो चीज़ किताबों में नहीं आती वो कई बार पेशेंट में आ जाती है। हर चीज़ के आपको अ, चीज़ें मिल जाती हैं, एक्सेप्शंस मिल जाते हैं और आप जब पढ़ कर के अप्लाई करते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहती है। प्लस जब आपके पास वो पेशेंट उस तरह का पेशेंट कभी आप देखते हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ, ये केस मैंने पहले पीजी टाइम में देख रखे हैं। हाँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ है, ये तो बात है सिर्फ़ पेशेंट देखने की, उसके बारे में ये तो हो गई सिर्फ़ मैं अगर नॉन सर्जिकल ब्रांच की बात करूँ। अगर मैं सर्जिकल ब्रांच की बात करूँ, जब तक आप ऑपरेट नहीं करोगे, तब तक आप में स्किल कैसे आएगी? तो जितने ज़्यादा पेशेंट लोड, जितने ज़्यादा ओटीज़ ऑपरेशंस होंगे, जितने ज़्यादा प्रोसीजर्स आप सीखोगे, जितने ज़्यादा आप इमरजेंसी प्रोसीजर सीखोगे, उतना ज़्यादा आपका हाथ काँपेगा नहीं, उतना ज़्यादा आप जो है बेटर स्किल्ड रहोगे क्योंकि इंडिविजुअली जब आप करोगे, तब फिर उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, ये मैंने कर रखा है, ये केस तो मैं अभी कर लूँगा। तो सर्जिकल ब्रांचेज़ में तो स्पेशली ये देखा जाता है कि जहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा हो, वहाँ पर जाया जाता है। और उसके लिए फिर ये भी नहीं देखा जाता कि ये कॉलेज मेरे घर के पास है, ये मैं ले लूँ। क्योंकि इवेंचुअली आपको बनना तो सर्जन है, आप अगर पेशेंट नहीं देख पाओगे या ओटीज़ नहीं कर पाओगे, तो फिर आप 3 साल आप दे रहे हो किसी चीज़ को, तो 3 साल बाद आपका कुछ तो नतीजा निकलना चाहिए ना। तो ये सोच कर के कि जितना पेशेंट लोड तो उतना बेटर है एक डॉक्टर के लिए भी सीखने के पर्पज़ से। तो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्योंकि कोई भी आ सकता है और रिलेटिवली लेस बैरियर टू एंट्री है पेशेंट्स के लिए, तो ज़्यादा पेशेंट्स और ज़्यादा वेरिड केसेस के पेशेंट्स आते हैं जिससे तुम अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हो बेसिकली। तो इन ये थ्रू आउट योर इंडस्ट्री या थ्रू आउट द मेडिकोज ये है वाइब कि लाइक गवर्नमेंट वाला है तो ज़्यादा अफोर्ड होगा ये। हाँ। अब क्या है, अब ये भी है कि हाँ, मेडिकल कोई है तो वो तो डेफ़िनिटली आपसे पूछेगा कहाँ से की? पीजी कहाँ से की? या गवर्नमेंट था या प्राइवेट था? क्योंकि वो आपको उस बेसिस पे जज करेगा क्योंकि वो बनता भी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क है। कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज है, सारे एक जैसे तो नहीं है, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट और प्राइवेट में काफ़ी फ़र्क रहता है, जब आप सीखते हो उसका। पर ये बात है कि हर कोई पेशेंट तो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से की? आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताओ, आपने कौन-सी जगह से करी? पेशेंट नहीं पूछेगा, पेशेंट के लिए मैटर भी नहीं करेगा वो चीज़, अगर आप अपनी स्किल में अच्छे हो तो। लेकिन वो है कि जब स्किल भी अच्छी तभी होगी आपकी जब तक आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे। हम्म। वो तो ये जो पर्टिकुलर केस है ना इसका, इसमें लाइक जो मेरे अंदर कंपैशन और एम्पैथी है वो मेरे को सैड कर रही है क्योंकि मैं इतनी सुपरफिशियली या फिर फर्स्ट डिग्री ऑफ सेपरेशन पे हूँ ना, मैं तो सीधा तेरे से अपने आप को प्लेस कर पा रहा हूँ उस विक्टिम के फैमिली मेंबर्स की जगह, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लोज हूँ उसके। और वो कावर्डनेस है, वो ये भी कह रही है कि जब मैं कर भी क्या सकता हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, राइट? तो जब मैं ही इतनी क्लोज होने के बावजूद या फिर तुम भी इतनी क्लोज होने के बावजूद यही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ग्रांटेड ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि तुम सिस्टम सुधारो, राइट? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव करो और अच्छे डॉक्टर्स बनो, राइट? तुम अच्छे डॉक्टर्स को बनाते कैसे वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसी और को देखना है। अच्छे डॉक्टर्स बनना कैसे वो तुम्हारा काम है। ग्रांटेड कि तेरा काम नहीं है ये, बट फिर भी क्योंकि तू इस फील्ड पे क्लोज है, क्या तू
कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स तेरे को स्ट्राइक कर रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है करने, जो ऐसे कि 1-2 बड़े चेंजेस जो तेरे को ऐसे दिख रहे हो कि ये करने से बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ जाएगा? और ये भी ध्यान में रखियो कि देश हमारा गरीब है। हम ऐसे अंधाधुंध पैसे भी खर्च नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स पे। इम्प्रूवमेंट्स के लिए तो ज़रूरी नहीं है तेरे पास स्ट्राइक हो ही। हाँ, डिमांड्स अभी जो स्ट्राइक की है वो एक ही है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रपोज किया था 2019 में। इसमें क्या बेसिक जो प्रोविजन थे वो ये थे कि एक तो नॉन पेलेबल ऑफेंस फॉर वायलेंस, कोई अगर डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए कोई वायलेंट है तो फिर नॉन पेलेबल ऑफेंस उसको कंसिडर किया जाए। इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर एंड फाइन अप टू 10 लाख। और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। साथ में एक सेंट्रल डेटाबेस टू ट्रैक द इंसिडेंसेस, कितनी हो रही है कितनी नहीं। और मैंडेटरी सिक्योरिटी एंड होम गार्ड्स इन हेल्थ फैसिलिटीज। और प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसीज जैसे कि कोविड-19, उसमें प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे अपन ने सुना था मास्क और सैनिटाइजर, पीपी किट भी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर, तो ऐसी चीज़ें। प्लस जब इस तरह का कोई केस इन केस होता है तो चीज़ें शुड बी गो टू फास्ट ट्रैक कोर्स, नॉट द यूजुअल कोर्स। और प्रायोरिटी पे जो है चीज़ों को रखा जाए, थोड़ा और सीरियसली लिया जाए। तो ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा डिमांड है, जो हमें 2019 में अश्योर किया गया था कि ये लागू करेंगे, जो अभी तक हुआ नहीं। वो हमारी डिमांड है। गेट इन लाइन, गेट इन लाइन। यहाँ पे बहुत चीज़ें लागू का अश्योरेंसेस बहुत सारी दी गई है कई लोगों को। लाइन में लग जाओ तुम भी। लाइन में तो है ही, बस कोशिश करें कि कुछ बातें हैं जैसे कि एक तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल प्रीमिसेस है या हॉस्टल के आसपास। जैसे हॉस्पिटल ज़्यादातर जो ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो काफ़ी पुराने बने हुए हैं। पुराने बने हैं तो कैसे सिस्टमेटाइज नहीं है कि सब कुछ आपको एक बिल्डिंग में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कैंपस बने हुए हैं। ये ट्रॉमा की बिल्डिंग बनी हुई है, इधर आपके वार्ड हैं, इधर आपका आईसीयू है। तो इस तरह से तो आपको क्या है, सारा उस बीच में जो है रोड बनी हुई है, आपको सारा ट्रेवल करके जाना है। तो इसमें जो कैंपस है, कैंपस के अंदर प्रॉपर लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट जैसी बेसिक चीज़ें वो भी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अगर मेरे को रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अगर मेरे को कॉल देखने जाना है और मैं हॉस्टल से निकल रही हूँ, तो जो मेरा जो हॉस्टल से ट्रॉमा का जो रोड है वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं। वहाँ पर उस टाइम पर जो है पेशेंट के अटेंडेंट बैठे रहते हैं, वो वहाँ पर जो है कभी बीड़ी सुट्टा ले रहे होते हैं। और उस वहाँ पर से क्रॉस करके जाना अपने आप में ही थोड़ा-सा लगता है कि अगर इवेंचुअली यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, ये उठ करके कुछ बोल दें या कुछ कर दें, तो मेरे पास तो कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि मैं किसको तो बुलाऊँ और क्या कर लूँगी। तो एक लाइटिंग प्रॉपर, ताकि जो है रात में या स्पेशली आने-जाने में थोड़ा इश्यू कम रहे। दूसरी चीज़ है, अगर आपका किसी और हॉस्पिटल से भी अगर कॉल आ रहा है या रेफरेंस आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए, जो कि एक बेसिक रूल है कि अगर आपको डॉक्टर बुलाना है रेफरेंस के लिए तो आपको एम्बुलेंस भेजनी होती है उस हॉस्पिटल वालों। तो एम्बुलेंस जैसी चीज़ जो कि श्योरली प्रोवाइड करी जाए। तीसरी बात है सीसीटीवी कैमरास जो हैं हॉस्पिटल के अंदर भी, वो फंक्शनल नहीं है, अगर है तो भी बहुत सारी जगह है भी नहीं। सीसीटीवी कैमरास वगैरह फंक्शनल कर दिए जाए। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बहुत कम अपॉइंटेड है। ये बेसिकली वो टेम्परेरी बेस पर अपॉइंट करते हैं, जिनको ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नौकरी से निकाल देंगे और क्या होगा। तो वहाँ पर उनको भी थोड़ा-सा इस तरह से एक तो चेक किया जाए कि वो ड्यूटी पे रेगुलरली आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किस हालत में आ रहे हैं और कितना कैपेबल है वो काम करने के लिए। वो थोड़ा-सा जो ये चीज़ें की जा सकती है। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई इश्यू है तो हर चीज़ के लिए ये रहता है कि तुम मना कैसे कर सकते हो। मुझे ये लगता है कि जब अगर आपको चीज़ें फ़िज़िबल नहीं लग रही हैं, अगर मान लो आपकी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको नहीं लग रहा है कि मेरे को ये बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो मैं अपने कंसल्टेंट को बोल सकूँ मैं कि सर मैं इस हालत में ड्यूटी नहीं कर पाऊँगी। सर इसका कुछ करना पड़ेगा, इस हालत में मैं काम नहीं कर सकती। तो आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये जाकर नहीं बोल सकती किसी कंसल्टेंट को या किसी सीनियर डॉक्टर को कि मैं इस हालत में काम नहीं कर सकती। क्योंकि फिर इवेंचुअली वो ये बोलेंगे कि काम तो करना पड़ेगा, तुम्हारी एब्सेंट लगेगी, तुम्हारी ड्यूटीज़ काउंट नहीं होंगी, तुम्हारे को आगे पेपर में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर तुम आर्ग्यू करोगे तो।
तो इस तरह की चीज़ें जो है कि ये जो कॉन्स्टेंटली धमकी देना और इस तरह की चीज़ें करना, ये भी थोड़ा-सा क्या अपने आप को वो हम पैसिव बना लेते हैं। फिर हम क्या आवाज़ मतलब कोई स्टूडेंट है या कोई जूनियर डॉक्टर है, फिर उस हिसाब से आवाज़ नहीं उठा पाता या बोल नहीं पाता अपने बेसिक राइट के लिए। तीसरी चीज़ जो है वो ये तो कि जो तीसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ के लिए ये तो मतलब वही वाली बात होगी कि जो वैसे ओवर बर्डन या ओवर वर्क है, तो उसमें एक ये भी है कि अपने हर चीज़ के लिए डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हर किसी की गलती के लिए। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो एलटीज़ हों, चाहे वो एम्बुलेंस वर्कर्स हों। जैसे 2 इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में कोई इमरजेंसी में किसी रेज़िडेंट डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ को जब कहा कि आप जो है पेशेंट को उधर शिफ्ट कर दो, नर्सिंग स्टाफ ने डिनाई कर दिया कि मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है। रेज़िडेंट डॉक्टर को पता था कि अगर पेशेंट टाइम पर ओटी में नहीं लिया गया या उसका वर्कअप नहीं करा गया, तो कल को कोई ये नहीं सुनेगा उससे कि नर्सिंग स्टाफ ने मना कर दिया, मैंने उसे कहा था। उसको ये बोला जाएगा कि काम तो तुम्हें करवाना चाहे कैसे भी करवाओ, ये एक्सक्यूज़ मत दो हमें। तो हर किसी की मिस्टेक के लिए रेज़िडेंट डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। एसएमएस में 2 ऑब्स गायनी के रेज़िडेंट को, जिसमें से एक फर्स्ट ईयर भी था, अ, एक सेकंड ईयर, एक थर्ड ईयर और एक फर्स्ट ईयर जिसको 1 महीना हुआ था जॉइन किए हुए, और उसका फर्स्ट डे था वो इमरजेंसी ड्यूटी में। जब एक पेशेंट आई वहाँ पर और उसको जो है रेफ़र कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ बेड नहीं था, तो उसको रेफ़र कर दिया गया। जब एम्बुलेंस वाले ने डिले कर दिया आने में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है डॉक्टर को ठहराया गया, उनको सस्पेंड किया गया, जबकि आप रेज़िडेंसी में सस्पेंड नहीं कर सकते बिकॉज़ आप लोग क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, रेज़िडेंट्स आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए आप होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि हमारे इसमें फोरेंसिक में हमें पढ़ाते हैं कि वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ट्रेनी इन्वॉल्वड है या कोई प्रोसीजर या कुछ ऐसा नेग्लिजेंस है जिसमें कोई ट्रेनिंग इन्वॉल्वड है, तो ट्रेनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस। जो उसमें सीनियर डॉक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसके अंडर सुपरविजन में ये सब काम हो रहा है। तो रेजिडेंट डॉक्टर को कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी करा गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मतलब थोड़ा सा ठीक की जा सकती है, थोड़ा मैनेजेबल की जा सकती है, तो मेरे को जो ताकि मैं इसे समराइज करूँ तो एक तो डुअल स्टैंडर्ड्स हिपोक्रेसी टाइप दिखा रहे हैं, कि बक स्टॉप्स विद यू, कि मिडिल मैनेजमेंट जो है उनके सर पे है सब कुछ। अब नीचे वाले नर्स कंपाउंडर्स अगर वो काम नहीं करेंगे तो भी तुम्हारी गलती, क्योंकि एक्चुअली में तुम सीनियर हो और यू आर सपोज टू नॉट ओनली बी द डॉक्टर बट ऑल्सो अ मैनेजर ऑफ द वर्क फोर्स। तो तुम्हारी सरदर्दी है वो। लेकिन अगर ये तुम्हारी सरदर्दी है और तुम्हें जो इक्विपमेंट्स या फिर तुम्हें ट्रांसपोर्ट देना है, जैसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की अगर तेरे को बुलाया गया है, तो तेरे को एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी देना और उस विक्टिम को रेस्टिंग प्लेस देना सिक्योर, वो अपर मैनेजमेंट की वो गलती वो थी। लेकिन उधर भी द बक स्टॉप्स विद यू, कि अगर नहीं किया तो तुम्हारी सरदर्दी है। दोनों तरफ से तुम बीच में जो लोग हैं वो, कि तुम्हारा ही है सब कुछ, वो जो तुम्हारे को मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो भी काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे जो तुम्हारे नीचे वाले लोग को काम करने वो नहीं करेंगे तो भी तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जो इन जनरल मतलब ओवरऑल इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम है ये, जो इंडिया की इस पूरे उसमें मेजर प्रॉब्लम दिख रही है कि मिडिल मैनेजमेंट का ही सब कुछ है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी ऊपर वाले की, और नीचे वालों की वैल्यू नहीं है। सब कुछ मिक्स होके यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, राइट? तो मतलब ये अब एजिटेशन होना काइंड ऑफ दिख रहा है मेरे को कि क्यों हो रहा है। थोड़ा तो देख मेरे को ये भी लग रहा है यार कि अ, यार इसको डेलिकेटली कैसे पुट किया जाए कि अ, जो तूने सजेशंस दिए ये बहुत ही ऐसे जेनेरिक है कि मतलब एज इन लॉजिकल है ये सजेशंस, और मुझे लगता भी है कि काम करेंगे अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो। बट इश्यू यहाँ पे ये आ जाता है ना कि जब इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा होता है ना, तो ये ऐसे सॉल्यूशन स्केल कैसे किए जाए ना, यहाँ पे पूरा गेम यहाँ पे है कि इसको इम्प्लीमेंट किया कैसे जाए। ये इम्प्लीमेंट हो जाए कह देना, ये हो जाने चाहिए कह देना, इस तो तुम्हारा काम है, बट कैसे हो जाए, क्योंकि सरकार इतनी नल्ली है कि कैसे हो जाए नहीं बताओगे ना एग्जैक्टली तो फिर इशू हो जाएगा। कि अभी मतलब तुम कह रहे हो कि सीसीटीवी, तू कह रही थी सीसीटीवी काम करने चाहिए,
अब अभी जो सीसीटीवी काम करने चाहिए, तो जब वो लगाए थे तब ये अजम्पशन तो था ना कि लगा दिए मतलब काम करने चाहिए, राइट? वो एंश्योर कैसे करोगे कि काम करें ये? वो हाउ टू डू इट वाला ना यहाँ पे सब फँस जाता बेसिकली है इस देश क्या में। होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आपको टेन्योर मिलता है किसी भी चीज़ का, कोई भी कंस्ट्रक्शन का या कुछ भी जो आप फैसिलिटी लगा रहे हो, उसका उसका टेन्योर मिल गया, वो आपने इम्प्लीमेंट कर दी, पहली बात तो टाइम से, वो भी बड़ी बात है, ठीक है? अगर आपने कर दी है सपोज़, उसके बाद में मेंटेनेंस टीम होती है हर चीज़ के लिए, वाटर जो है सप्लाई हॉस्पिटल में आ रही है, नहीं आ रही, लॉन्ड्री प्रॉपर जा रही है, नहीं जा रही है, और जो भी आपके स्टोरेज है, दवाई मेडिसिन्स का या फिर इक्विपमेंट्स का, टूल्स का, सब चीज़ों का, वो प्रॉपर है, नहीं है? अगर नहीं है तो आप टाइमली बताओ, उनको इंटीमेट करो ताकि वो अ, इंडेंट कराएँ चीज़ें और सब हो। अब बेसिकली जो मेंटेनेंस टीम है उनको आप सिस्टम तो मेंटेनेंस टीम है उसको आप बार-बार नहीं ब्रो, वही बात है ना कि सिस्टम तो बहुत तगड़े बने हुए हैं। सिस्टम में कोई डाउट नहीं है, मेंटेनेंस टीम बनी हुई होगी, उनको करना होता होगा। सिस्टम में तो कोई डाउट ही नहीं है ब्रो, बहुत तगड़ा बना हुआ है। तो फिर काम ही नहीं करता है। अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई, बट आ जाएगी धीरे-धीरे। अभी उसी पर काम कर यंग देश है, आ जाएगा, धीरे-धीरे आएगी अकाउंटेबिलिटी। हुँ। ठीक है, ठीक है, मतलब बंद करने की तरफ लेके चलते हैं इसको। तेरा कुछ ऐसा जो तू कहना चाह रही है और मिस हो गया हो पूरे डिस्कशन में? हाँ, नहीं, मेरे को कुछ ऐसे एकदम से दिमाग नहीं, में एट मेरे द को टॉप ऑफ योर एंड हेड हो में कि एंड ये में रह एक गया यार। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मैसेज देना चाहती हूँ मैं, स्पेशली क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा और लोग देखेंगे। मैसेज-वैसेज देगी तो इतनी बड़ी हो गई हाँ, है, इसमें बेसिकली क्या है ना कि जो अपने कोई नहीं देखता इसको, कोई नहीं देखता इसको। कोई भी जो भी देख ले, जिसको भी हाँ। पहुँच जाए उतना बहुत है। तो क्योंकि मैंने बताया कि चीज़ें कैसे फ़ंक्शन कर रही हैं। मैंने बताया कि क्यों जो है ये इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन और इतना एंगर है चीज़ों को लेकर के। तो ये अभी जैसे तूने कहा कि रातों-रात की बात नहीं है, एक ओनली हुँ, इंसिडेंट की बात नहीं है, ये चलता आ रहा है बहुत टाइम से, और वो एग्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन विद टाइम और बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे, एक तो वर्क हुँ, एनवायरनमेंट बहुत सही ना होना या वर्क लाइफ बैलेंस ना होना, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है जो भी, और प्लस अपना कुछ स्टैंड ना ले पाना, वो भी हुँ, इश्यू है। उस सब के फ्रस्ट्रेशन के चलते-चलते, क्योंकि जब आप यूजी करते हो, आप पीजी करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम होता है जब आपका लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड का टाइम होता है। वो टाइम होता है जब आपको अपना करियर भी बनाना है, आप ड्रिवन भी हो चीज़ों को लेकर के, पैशनेट हो, प्लस आपको अपनी फैमिली भी बनानी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब साथ में चल रही होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मैरिज हुँ, की, फैमिली प्लानिंग की, ये सब चीज़ें उसी दौरान चल रही होती है जब आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा होता है। वो उस सब चीज़ों को आप होल्ड पर रख देते हो, अगर आपको लगता है ये फिज़िबल नहीं है, क्योंकि आप ड्यूटी के साथ में कई बार बाकी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें बैकफुट पर रहती हैं। तब आदमी को ये लगता है कि जहाँ पर काम कर रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, वो वहाँ से भी सैटिस्फैक्शन नहीं है, बाकी चीज़ें मैंने होल्ड पर रख रखी हैं। बहुत सारी तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि आप उस चीज़ में फँस चुके हो, आप कुछ इस चीज़ के लिए हुँ, कर नहीं सकते हो। आपको ड्यूटी जाना है क्योंकि आपको डिग्री चाहिए। आपको काम सारे करने पड़ेंगे, आपको डिग्री चाहिए, आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको जो है ड्यूटीज़ का और डिग्री का, सब चीज़ों का आपको एकदम किस टाइप दी जाती है, इनडायरेक्टली बोल दिया जाता है कि तुम्हारी सैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट हम भेजते हैं और ध्यान रखना है इस चीज़ का, और इस तरह के मतलब चीज़ें, इतना बोलना बहुत होता है। तो आदमी को लगता है कि जब आप इतनी फाइट करके इस चीज़ में आए हो, पहली बात तो, वो ईज़ी नहीं था, वो सफ़र भी ईज़ी नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप फाइट करके आ गए हो और आपको ये पता है कि आपको 3 साल जैसे-तैसे, और आपने इस चीज़ के लिए सारी चीज़ों को होल्ड पर रख रखा है, बाकी अपने पर्सनल लाइफ़ को काइंड ऑफ होल्ड पर रख रखा है। हर कोई ये सोचता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जो है एक सेटलमेंट हो, फैमिली हो, ये हो, बाकी चीज़ों को आप फिर बाद में प्रायोरिटी देने शुरू करते हो, साथ-साथ नहीं। तो क्योंकि आपने उस चीज़ को भी होल्ड पे रख रखा है, दूसरी चीज़ आप फाइट करके वहाँ तक आए हो, तो सीट छोड़ने का तो इंसान सोचता भी नहीं है कि नहीं, मेरे से हो नहीं रहा, मैं छोड़ देता हूँ। तीसरी चीज़ है कि जब ये ऐसा रहता है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो आप सीट नहीं छोड़ सकते, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप बेसिकली फँस गए हो, फँसने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपने जो भी एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स हैं या कुछ भी है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, उनको टेम्परेरीली रिलीव करने के लिए फिर आप जाते हो जो ईज़ी एस्केप है चीज़ों की, वो है अल्कोहल, कैनबिस, ड्रग्स,
जो कि मैं झूठ नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। अपने जो डॉक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, आपके पास मनी है टू प्रोक्योर। दूसरी चीज़ बहुत ईज़ी एस्केप भी है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम्स का। और तीसरी चीज़ है कि आपको ये कॉन्फिडेंस है अंदर-अंदर या ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप यू विल नो व्हेन टू स्टॉप, जो कि ऐसा हो नहीं पाता है बहुत सारे केस। तो एक वो भी इश्यू है। तो मेंटल हेल्थ और साथ में एसोसिएटेड और चीज़ें जो है वो अगर आज के टाइम में जो है डॉक्टर्स में या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में 2.5 टाइम्स ज़्यादा है एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन से। और उसका कारण ये सारी चीज़ें हैं जो एक साथ रहती हैं। और तो वो सिचुएशन ना आए, वो चीज़ें ना उस डायरेक्शन में ना जाएँ, या चीज़ें जो है सुसाइड तक या इस मतलब आउटकम तक ना जाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को बहुत अर्ली इंटरवेंशन पर रोक दी जाए, या बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो ठीक जिसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ताकि इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट या इस तरह की मेंटल पीस किसी का खराब ना हो। इन ये मतलब मैंने लोगों को सरकारी स्कूलों के हालत पे परेशान सुना है, सरकारी नौकरी की हालत में परेशान सुना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में। तो तुम लोग डॉक्टर लोग मतलब टॉक्सिक थ्री वे रिलेशनशिप में हो, तुम सरकारी स्कूल में भी हो और सरकारी नौकरी पे भी हो साइमल्टेनियसली। फिर तुम लोग नशा करने लग जाते हो और दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा। जो तू कह रही है कि तेरे कलीग्स नशेड़ी और दिमाग खराब है उनका, ये कह रही है ना जो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, ये तो बहुत बड़ा ब्लेम हो जाएगा। इस हैप्पी नोट पे करते हैं बंद अपना अपनी कन्वर्सेशन को। तो किन डॉक्टरों से कुछ सीखने को मिला हो, इनके साथ थोड़ा एम्पैथाइज कर रहे हो तो लाइक शेयर वगैरह कर दो वीडियो को, अगर किसी को और तुम्हारे डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहा हो और एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले पाए पूरी रियलिटी जानने के बाद, अ, तो शेयर कर दो। और बाकी नॉर्मली वैसे ही कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, बंद करते हैं। बाय बाय। बाय बोल दे लोगों को। चलो ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज बात हुई है, और अच्छा लगा चीज़ें बताकर, चीज़ें डिस्कस करके। अच्छा लगा कि कोई और भी है मेडिकल कम्युनिटी के अलावा जो सुनने में कोई देखता ही नहीं है इसको।